आइडेंटिटी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको LEI कोड कंपनी का नाम और उसके 20 डिजिट के कोड के साथ में आपको दिया जाता है। जनरली जो LEI जो कंपनी है ये अपने आप में CCI यानी क्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ही एक ओनली सब्सिडी कंपनी है। तो दोस्तों इसके माध्यम से दिया जाता है। तो आज हम काफ़ी सारे टॉपिक पर डिस्कवर करेंगे कि कैसे कैसे इसमें वर्किंग होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है। दोस्तों ये एक यूनिक 20 डिजिट का कोड है जो कि इंटरनेशनली आपको एक तरह से कहते हैं कि अगर हम बात करें कि किसी को वेरीफाई करना है या आपको पहचानना है कि यह एंटिटी क्या सच में लीगली वेरीफाइड है। जैसे हम बात करते हैं कि हम लोग एक सिविल रिपोर्ट की बात करते हैं जिससे हम लोग किसी के क्रेडिट स्कोर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और टर्म्स के बीच में अगर किसी एंटिटी को लीगली वेरीफाई करना है तो इस नंबर का होना ज़रूरी है। जनरली जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसे मैंडेटरी किया हुआ है। साथ में जितनी भी G20 या अदर मोस्टली बड़ी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस LEI नंबर के माध्यम से ही, जिसमें हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड और G20 कंट्रीज़ हैं उन सभी ने इसको अलाउ किया है कि उन्होंने बोला है कि ग्लोबल अगर कोई भी फाइनेंशियल है और आपको वेरिफिकेशन करना है किसी पर एंटिटी का, चाहे वो कोई बैंक हो या कोई भी कंपनी हो या कोई इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप हो, उसके लिए यह 20 डिजिट का कोड होना ज़रूरी है। और दोस्तों ये ग्लोबल रेफरेंस पे बिल्कुल ही एक्सेप्टेड नंबर है। और दोस्तों बात करें कि यूनिक जो इसकी अल्फ़ाबेटिक कोड है वो ISO 17442 2012 के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। अभी आपको जो 20 डिजिट का कोड है वो कैसे कैसे बनता है उस सभी की चीज़ को डिस्कस करके हम बताएंगे। और दोस्तों सबसे अच्छी बात ये जो LEI कोड है आप ग्लोबल रिकॉग्निशन है, यानी कि आप किसी फॉरेन एंटिटी को, एग्जांपल की बात करते हैं कि हम लोग LC को अगर मान लीजिए डिस्काउंट करवा रहे हैं या कोई वर्किंग कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें क्या क्या चीज़ें इसमें फॉर्म करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि LEI का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 1 से 4 के अंदर जो 20 डिजिट के जो पहले 4 कोड होते हैं वो आपको एक LEI के प्रीफिक्स होते हैं। तो उसके माध्यम से यानी कि आप बात करें कि जो यूनिकनेस है उस कोड को इसके LEI इशूर यानी लोकल ऑपरेटिंग यूनिट। लोकल ऑपरेटिंग दोस्तों यूनिट क्या है कि किसी भी जो इस माध्यम से हम लोग CCI यानी क्लियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जो LEI इंडिया लिमिटेड कंपनी है उसके जो 4 डिजिट उसको अलाउ किए गए हैं, इससे ये पता लगेगा बनाया किसने है ये। तो उसके होंगे अगला 5 से लेकर 18 तक जो कोड है वो एंटिटी स्पेसिफिकेशंस होंगे, यानी कि एंटिटी को पोर्शन किया जाएगा कि भाई 5 से लेकर 18 तक के अंदर ये फर्म है या कंपनी है या LLP है या पार्टनरशिप है उसके नंबर है। और लास्ट जो 2 डिजिट होंगे वो आपके 17442 जो ISO है यानी स्टैंडर्ड्स हैं उसके वेरिफिकेशन डिजिट चेक होते हैं। तो दोस्तों इसके माध्यम से एक LEI का पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे LEI लेना किन किन के लिए ज़रूरी है तो सबसे पहले बात करते हैं। जनरली आप अगर इस स्क्रीन पर आए थे तो आप एक बोरोवर भी हो सकते हैं। 90% केस में ज़्यादातर बोरोवर्स ही इसे परचेज करते हैं जहाँ पर उनका क्रेडिट एक्सपोजर 5 करोड़ से ज़्यादा है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई सारे बैंक हैं जिन पर 2-2, 3-3 करोड़ की फंडिंग के केस में ही LEI सर्टिफिकेट्स को मांगा जा रहा है, यानी जनरली कई जगह तो 1 करोड़ से ऊपर के केस में मांगा जा रहा है। वो आपके वेरिफिकेशन के लिए, ताकि कम से कम आपको एक लीगली वेरिफिकेशन दिया जा सके, तो ऐसे केस में दिया। तो अगली बात करते हैं ये OTC डेरिवेटिव्स और ये नॉन डेरिवेटिव मार्केट्स ये क्या हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी पार्टिसिपेंट है ओवर द काउंटर मार्केट रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव को, यानी आप डेरिवेटिव में वर्किंग कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं या कोई क्रेडिट डेरिवेटिव में भी डील कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको ये LEI लाइसेंस साथ में नॉन डेरिवेटिव मार्केट की, जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या कोई आप मनी मार्केट हैं जिनके अंतर्गत $1 मिलियन या उससे ज़्यादा का आप वर्किंग कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, या नॉन डेरिवेटिव फॉरेक्स मार्केट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी लगेगा। और अगर बात करें लास्ट के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तो आप 50 करोड़ से ज़्यादा के अगर आप पेमेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, नेफ्ट या RTGS कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको लगेगा। लेकिन जो 50 करोड़ है नवो में सिंगल पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्रेडिट एक्सपोजर में कौन कौन से कंपोनेंट को कवर किया। हमने क्रेडिट एक्सपोजर क्यों स्पेसिफिकली लिया है, क्योंकि बैंकिंग लाइन में सबसे ज़्यादा अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर पैसा ही है या फाइनेंस है जिसमें आपको LEI मैंडेटरी है। जैसे कि फंड बेस्ड लिमिट है, लोन या कैश फ्लो, आपके जैसे लोन या आप CC लिमिट ले रहे हैं या आप टर्म लोन ले रहे हैं, वर्किंग कैपिटल ले रहे हैं, या हम बात करें नॉन फंड में आप बैंक गारंटी ले रहे हैं या आप LC खुलवा रहे हैं, तो ऐसे केस में, या आप फॉरेक्स या डेरिवेटिव का एक्सपोजर क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको ये LEI आपके लिए कवर होगा और आपके वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। दोस्तों सैंक्शन लिमिट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच एवर इज हायर, तो इस बात का याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलते हैं कि आपने लोन लिया है 4 करोड़ 80 लाख रुपए का और आपका लोन इंटरेस्ट ड्यू हो गया है
वो 5 करोड़ से ऊपर हो गया तो ऐसे में भी LEI एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया आपको कि छोटे केसेस में भी बैंक अभी LEI सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब LEI की इम्प्लीमेंटेशन और टाइमलाइन क्या है। पहले क्या क्या हुआ करता था दोस्तों, 30 अप्रैल 2023 के अंदर यह लिमिट 25 करोड़ से ऊपर वालों पे अप्लाई होती थी, लेकिन 30 अप्रैल 2024 को इसको कम करके 10 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया है, और अब इसको 5 से 10 करोड़ के केस में ही आपको अप्लाई कर दिया है, जैसा कि हमने आपको बताया था। अब बात करते हैं रेगुलेटरी मैंडेट क्या है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं तो AD कैटेगरी 1 बैंक मस्ट ऑब्टेन LEI फ्रॉम रेजिडेंट एंटिटी फॉर कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ऑफ मोर देन 50 करोड़। जैसा कि हम लोगों ने बताया कि 50 करोड़ से ऊपर की अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी आपको इसे लेना होगा। IRDAI की रिक्वायरमेंट है और SEBI का भी मैंडेट इसके अंदर लग गया है। और दोस्तों हम एंटिटीज़ की भी बात करेंगे। अभी कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं जो इसे मैंडेटरी करती हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों में क्या चाहिए, आपका ऑथराइजेशन चाहिए, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, और अगर आपकी कोई पेरेंट कंपनी है तो उस कंपनी के भी डॉक्यूमेंट्स में लगेंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे, ये आपको देने होंगे। बाकी दोस्तों कई बार इसमें जो और ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका GST है, आपका पैन नंबर है, वह भी मांग लिया जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट भी आपसे मांगे जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी वैलिडेशन जो प्राइमरी ऑथोरिटीज़ कौन से हैं और एडिशनल वेरिफिकेशन कौन से हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया है, SEBI हो गया है, NSDL हो गया है, CDSL है, और नेशनल हाउसिंग बैंक है। इसके अलावा NSDL, DGFT, GST, IRDA और RBI, इन सभी के अंदर इनके एडिशनल वेरिफिकेशन, ये ऑल LEI रिक्वेस्ट आर इंडिपेंडेंटली वैलिडेटेड अगेंस्ट आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ये। तो मतलब ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरिफिकेशन की जाती हैं, यानी कि रजिस्टर ऑथोरिटी वैलिडेशन, इन इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिडेट किया जाता है। दोस्तों मैंने ये क्या बताया आपको वापस बता देता हूँ कि इसके अंतर्गत आपकी जो भी, जैसे आप मान के चलते हैं आपके पास कंपनी है तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको वेरीफाई किया जाएगा। दोस्तों SEBI है, NSDL है और हाउसिंग बैंक। दोस्तों इस पहले पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और कोशिश करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको इसमें वर्किंग